तो आज आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके रूल्स हैं, फॉर्मूला हैं, उन सब को हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे कि किसका यूज कैसे और कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेंटेंस टाइप्स, यानी कि जैसे सेंटेंस के प्रकार होते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं, तो उन अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमें कौन से फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है मास्टर फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, और ये वो वाली वर्ब है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है। फिर है उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मास्टर फॉर्मूला है और इसी के द्वारा जितने भी आपके फॉर्मूला हैं वो सब बनते हैं। इसी के द्वारा वो ट्रांसलेट होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करके हम सभी जो आपके वाक्य हैं उन सबको बनाते हैं। तो देखिए यदि आपका कोई सिंपल सेंटेंस है, यानी कि साधारण कोई वाक्य है, तो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट उसमें आएगा। ये है आपका साधारण वाक्य के लिए। फिर है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें आप किसी काम के नहीं होने के बारे में बताते हैं कि भाई उसने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी? नोट आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका मतलब है जो क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें आप किसी से कोई प्रश्न करते हैं, उन वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर ये WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये देखिए टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें 3 हमने देख लिए हैं और लास्ट वाला है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में अब आप नेगेटिव भी मिक्स करोगे। तो लीजिए हमने इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी मिक्स कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि वो वाक्य प्रश्नवाचक वाला भी होगा और नकारात्मक भी होगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन हम एक ही सेंटेंस में पूछ लेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेज में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नोट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आता है सब्जेक्ट के बाद नोट। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि नेगेटिव में ही, जो सिंपल नेगेटिव है, इसमें ही आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, तो वो गलत है। सब्जेक्ट के बाद नोट यहां पर आएगा जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाओगे। समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज प्लेइंग। तो ये जो है ना, ये साधारण वाक्य है, ही इज प्लेइंग साधारण वाक्य है। अब ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग आपकी वर्ब है। तो इस तरह से देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट इसमें हमने लगाया नहीं है। समझ में आया? अब यहां पर देखिए, यदि इसी को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो इज के बाद लगा देंगे नॉट, बन जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग, मतलब वह नहीं खेल रहा है। यदि इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है अभी फिलहाल सब्जेक्ट के बाद है, क्या है? इज। इज आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद है। यदि इसको इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करना है तो इसको सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा, यानी कि ही से पहले। तो बोलेंगे इज ही प्लेइंग, इस तरह से। समझ में आ गया? इसी तरह से जो इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला है लास्ट वाला, इस स्ट्रक्चर का यूज करके आपको कुछ नहीं करना, सेम ऊपर वाला रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। इज आपका ही के आगे आ जाएगा और ही के बाद आ जाएगा नोट। तो कैसे बनेगा? इज ही नॉट प्लेइंग, इस तरह से। समझ में आ गया? तो ये था सेंटेंसेस के टाइप और उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्मूला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स को देखेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, इन तीनों ही टेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में होंगी? तो लीजिए, प्रेजेंट में होगी हैज, हैव, डू, डज,
एमआर। यदि आपको इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी कहीं पर भी लिखी दिखाई दे तो आंख बंद करके आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है। समझ में आ गया। यदि हैड, डिड, वाज और वर इन हेल्पिंग वर्ब में से कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी लिखी दिखाई दे तो आपका जो माइंड है वो तुरंत पास्ट की तरफ लेकर जाना चाहिए कि भाई इसका जो भी सेंस है वो पास्ट की तरफ इशारा करता है, मतलब ये हमें पास्ट के बारे में बताती है। उसके बाद है फ्यूचर। देखिए फ्यूचर में विल है और एक शैल का भी यूज करते थे टेंसेज में, लेकिन अब शैल का यूज नहीं करते हैं, अब उसको मॉडल्स में यूज करते हैं। तो देखिए जो विल है ये इकलौती ऐसी है जो फ्यूचर में यूज होगी, इसके अलावा इसमें और कुछ यूज नहीं होगा। हमेशा विल के साथ अलग अलग वाक्य मतलब अलग अलग वर्ड्स लगकर आएंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल विल है, उसके बाद विल बी है, विल हैव बीन है, इस तरह से। तो देखिए विल का यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में, विल बी का फ्यूचर कंटिन्यूअस में, विल हैव का फ्यूचर परफेक्ट में, विल हैव बीन का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। तो आपको भी इसी हिसाब से इनको याद करना है। और ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर अरेंज करके लिखी है कि आप इन्हें कभी भूलोगे नहीं यदि आपने इनको इस तरह से याद कर लिया। और जब भी आप इंग्लिश में किसी से बात करोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, नहीं नहीं यार इसे हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, इसको हम पास्ट में यूज नहीं कर सकते, इसको हम पास्ट में यूज करते हैं तो इसको हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी आपका माइंड चलना चाहिए। समझ में आ गया। अब जहां पर भी विल दिखेगा तुरंत आपके मन में एक ही शब्द आना चाहिए, फ्यूचर। मतलब ये हमें किसी फ्यूचर के वाक्य के बारे में बताया जा रहा है, फ्यूचर के काम के बारे में बताया जा रहा है जो कि अभी ना तो हुआ है ना हो रहा है बल्कि आने वाले समय में होगा। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए इट हैज बीन डन। अब इस सेंटेंस को मान लो मैं आपको हिंदी नहीं बताऊं कि भाई इसकी हिंदी क्या, मैं आपको नहीं बताता। तो अब जैसे हमने यहां पर देखा है हैज, तो अब तो आपका जो दिमाग है वो कहां पर जाना चाहिए कि भाई ये हमें किसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। क्योंकि सर ने बताया था हैज हैव तो प्रेजेंट में यूज होता है, तो मतलब ये हमें अब प्रेजेंट के बारे में जानकारी दे रहा है। अब ये क्या जानकारी दे रहा है, ये जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये पैसिव वॉइस का है, इट हैज बीन डन। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब को समझना है, याद करना है, इनको रटना नहीं है आपको। हाँ रटना बस एक है कि हैज हैव इसमें यूज होगा, डू डज इसमें यूज होगा, डिड इसमें यूज होगा, विल इसमें यूज होगा। सिर्फ ये चीज रटनी है, ना कि इनका सेंस और इनका यूज किस तरह से होता है वो भी नहीं रटना है। अब देखिए अब हम देखेंगे मॉडल वर्ब के टाइप्स को। तो जिस तरह से हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा था ना, उसी तरह से मॉडल वर्ब भी 3 भागों में होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्योंकि समय को हम 3 तरह से ही देख सकते हैं, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। इसके अलावा कोई फोर्थ या फिर जिसे आप चौथा नंबर का कहते हैं, फोर्थ नंबर का कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसे हम बता सकें। एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर है, इनमें ही इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। समझ में आया। देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा ये वाली जो आपकी मॉडल वर्ब है ये यूज होंगी, जिनमें आता है कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट। यदि आप इनको सिंगल सिंगल यूज करेंगे, इनके साथ कुछ भी एडवांस तरीके से मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट ये सब प्रेजेंट के लिए और नियर फ्यूचर के जो वाक्य होते हैं उन सब के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन यदि आप इनके साथ मॉडिफिकेशन करेंगे, इनमें और अलग से वर्ड्स जोड़ेंगे, जैसे कि मॉडल के साथ हैव जोड़ दिए, जैसे कैन हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, इस तरह से, और उसके बाद वर्ब है, तो भाई ये जाएगा पास्ट की तरफ। कहाँ, पास्ट की तरफ। ज्यादातर जो मॉडल वर्ब है वो हमें पास्ट के बारे में बताएंगी। अब ऐसा नहीं है सभी पास्ट के बारे में बताएंगी। जो वुड हैव है, यदि आप उसे सिंपल यूज करोगे तो वो आपको प्रेजेंट के बारे में बताएगी कि प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका होगा। तो इस तरह से आपको देखना। मैंने इन सब के ऊपर तो कम से कम मुझे लगता है 50 वीडियो बना रखी होंगी मॉडल वर्ब के ऊपर, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, अच्छे से सीख जाओगे। एक्सरसाइज देखिए, ही शुड हैव गॉन। अब यहां पर हमने देखा भाई शुड के साथ हैव है और लास्ट में गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, तो हमारा दिमाग गया पास्ट की तरफ। भाई ये पास्ट के बारे में बता रहा है, इसकी हिंदी है मतलब ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। समझ में आ गया। अब नीचे देखिए खाली लिखा हुआ है शुड, तो भाई ये पास्ट के बारे में तो बता ही नहीं सकता, ये हमें पता चल गया। ये हमें बता रहा है प्रेजेंट के बारे में या फिर नियर फ्यूचर के बारे में कि भाई तुम्हें जाना चाहिए, मतलब किसी को राय दे रहे हैं, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। इस तरह से आप मॉडल वर्ब्स के टाइप्स को देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ। ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी ये वाली, ये समय के बारे में बताएंगी
और ये जो मॉडल वर्ब है ये किसी काम की पॉसिबिलिटी को बताती हैं कि कोई काम कितना मजबूत है, कितना होने वाला है, कितना नहीं होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी का लेवल कितना है, ये सब कार्य मॉडल वर्ब का है। वरना सभी वाक्य इनसे भी बन जाते, हेल्पिंग वर्ब से भी। मॉडल्स की हमें क्या जरूरत थी, या फिर सभी वाक्य मॉडल्स से बन जाते, हमें हेल्पिंग वर्ब की क्या जरूरत थी। समझ में आ गया? तो आपको इनके बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि कहां पर मॉडल लगेगा, कहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब देखिए, अब यहां पर है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये किसके लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं जब आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, आप किसी चीज पर अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं, तब आपको पजेसिव एडजेक्टिव और जो पजेसिव प्रोनाउन है इनका यूज करना है। लेकिन अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है माई, माई का मतलब है मेरा। अब यहां पर लिखा हुआ है माइन, माइन के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि माई और माइन इन दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? एक ही है। इनमें फर्क सिर्फ इतना है, ये जो माइन है ये आपके जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आएगा, और ये जो माई है ये लास्ट में नहीं आता। समझ में आ गया? अब देखिए, इसी तरह से अवर का मतलब होता है हमारा, योर का मतलब होता है तुम्हारा, हर का मतलब होता है उसका, हिज का मतलब होता है उसका, क्योंकि हर होता है लड़की के लिए और हिज होता है लड़के के लिए। इट्स, इनका, इट्स का मतलब है इनका, यानी कि किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं। देयर मतलब उनका। तो इसी तरह से माई का माइन, अवर का अवर्स, यूअर का यूअर्स, हर का हर्स, हिज का हिज, और इट का कुछ नहीं बनेगा, और देयर का देयर्स। इस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और हाँ, बुक आप परचेज करो या मत करो, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसमें आपका एक भी पैसा, सिंगल पैसा भी खर्च नहीं होगा, और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको इसमें मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए तो बहुत ही गजब का ऐप है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट देखिए, यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सीट। आप सोच रहे होंगे सर इनको तो हम जानते हैं, इनको क्यों बता रहे हो? इनको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इनको जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कैसे यूज करना है। ये जो वर्ड है जो सब्जेक्ट के नीचे लिखे हुए हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज होंगे। कहां पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। देखिए, यहां पर देखिए, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ ना यहां पर, ये यहीं पर यूज होंगे। इसके अलावा इनको यहां बीच में, आगे, पीछे कहीं पर भी यूज नहीं करना है। कहां पर? आगे यूज करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर। और जो ये वाले वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट वाले, इनको हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि वाक्य के अंत में। देखिए, यहां पर होंगे ऑब्जेक्ट वाले वर्ड यूज, यहां पर होंगे सब्जेक्ट वाले। अब इन दोनों का जो मतलब है वो सेम रहेगा। आई का मतलब भी में रहेगा, मी का मतलब भी में रहेगा, वी का मतलब भी हम रहेगा, अस का मतलब भी हम रहेगा। तो इन दोनों का जो मीनिंग है वो हमेशा सेम रहेगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। समझ में आ गया कहां पर सब्जेक्ट और कहां पर ऑब्जेक्ट? तो इसलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि बच्चे कहीं पर आई के स्थान पर मी लगा देते हैं और क्या तो ऐसे ऑब्जेक्ट में ही इनको धुसेड़े जा रहे हैं। आई को, वी को, यू को, दे को, ही को, सी को, इनको ही मतलब ऑब्जेक्ट में लगा देते हैं, इनको ही सब्जेक्ट में लगा देते हैं। बस क्या देखते हैं, तुम का मतलब है यू, हम का मतलब है वी, तो भाई लास्ट में भी वी लगा दो, बल्कि आना चाहिए अस। तो कुछ ऐसे हैं जिनमें सेम टू सेम रहेगा, जैसे यू के साथ यू ही रहेगा, इसे ऑब्जेक्ट में लगाओ चाहे सब्जेक्ट में लगाओ, इसका चेंज नहीं होगा। इट का चेंज नहीं होगा। तो ये दो ऐसे जिनका चेंज नहीं होगा, बाकी सब का चेंज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब हम आपको एक बार पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझा ना तो पूरी इंग्लिश पढ़ लेना, फिर वो वाली बात हो जाएगी आपके लिए कि मतलब पूरी कहानी सुना दी और आप पूछ रहे हैं कि उसका बाप कौन है। समझ में आ गया ना? पर्सन कॉन्सेप्ट देखिए, पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात करता है। अब यहां पर मैं इतनी देर से बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं? मैं हूं फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मतलब कहीं पर भी जो भी बोलेगा किसी भी वाक्य को, वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। सेकंड पर्सन वो कहलाएगा जिससे बात करता है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बात किससे कर रहा हूं? आपसे। तो आप क्या हैं? आप है सेकंड पर्सन। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है, यानी कि मेरी बात को जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो आप कौन हो गए? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब है जिसके बारे में मैं बात करता हूं, यानी कि जिसके बारे में मैं बात करूंगा। अब जैसे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं इंग्लिश के बारे में बात।
तो इंग्लिश क्या है यहाँ पर? थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप हो, थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इंग्लिश। अब मान लीजिए मैं आपके दोस्त के बारे में बात करने लगूँ तो आपका दोस्त थर्ड पर्सन, आपके पिताजी के बारे में बात करने लगूँ तो आपके पिताजी थर्ड पर्सन। अब यदि मेरे स्थान पर जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे तो तब आप फर्स्ट पर्सन बन जाओगे और मैं सुनने लगूंगा तो मैं सेकंड पर्सन बन जाऊंगा। इस तरह से आपको इस पर्सन कॉन्सेप्ट को समझना है। समझ में आ गया? यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो, और अंग्रेजी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी यहां पर थर्ड पर्सन है। इस तरह से पर्सन कॉन्सेप्ट को समझोगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। इनमें क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है? सब्जेक्ट का मतलब है काम को करने वाला। क्या मतलब है सब्जेक्ट का? काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर या फिर जिसमें काम का असर पड़े। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि राहुल बॉल से खेल रहा है, राहुल बॉल से खेल रहा है। चलो राहुल का एग्जांपल छोड़ो, मेरे एग्जांपल ले लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं किसको? आपको पढ़ा रहा हूं। क्या? अंग्रेजी। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब काम को करने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं कौन हूं? सब्जेक्ट। और मैं फर्स्ट पर्सन भी हूं, मैं फर्स्ट पर्सन भी हूं और सब्जेक्ट भी हूं। समझ में आ गया? अब मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, यानी कि मेरे काम का किस पर असर पड़ रहा है? आप पर पड़ रहा है। तो मैं किसको पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट है एक तरह से। और मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूं आपको? इंग्लिश। तो यहां पर जो और वर्ड्स जो बच जाते हैं वो अदर वर्ड्स में काउंट होंगे। अब क्या चीज कर रहा हूं मैं आपके साथ? आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का काम कर रहा हूं, जो काम किया गया है मेरे द्वारा। कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हो गया? यहां पर वर्ब हो गई। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये समय के बारे में बताएगी कि भाई मैं आपको कब पढ़ा रहा हूं। अब मैं बोलने लगूं कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो यहां पर लगेगा इजमार। तो यहां पर जो इजमार लगेगा ना तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और वो हमें समय के बारे में बता रहा है कि भाई अभी अभी इसी टाइम पर पढ़ाया जा रहा है। इस तरह से आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनमें अंतर, इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट आपके हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है। देखिए कुड का मतलब होता है सकता था, या फिर सका, या फिर पाया। ये दोनों ही अर्थ आपके कुड के द्वारा निकल सकते हैं। सकता था, सका, या फिर पाया। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, इस तरह से। शुड हैव जिसका मतलब होता है चाहिए था। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। शुड का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, शुड हैव का यूज करते हैं पास्ट में। माइट, माइट का मतलब होता है शायद ही। क्या होता है? शायद ही। लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है मे हैव, जिसका मतलब होता है शायद कर चुका होगा, शायद कर चुका होगा। वुड, वुड का मतलब होता है करता या फिर करेगा। ये जो करता वाला सेंस है ये होगा कंडीशनल सेंटेंसेज में, और जो करेगा वाला सेंस है ये होगा जब आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे, बिल्कुल मतलब साधारण वाक्य की तरह बनाओगे, कंडीशनल सेंटेंस की तरफ नहीं लेकर जाओगे। वुड हैव जिसका मतलब होता है पास होगा, मतलब ऐसा पास होगा कि मतलब किसी के पास कोई वस्तु होगी, जैसे मेरे पास पेन होगा, तुम्हारे पास एक कार होगी, इस तरह से। शुड हैव टू मतलब करना ही चाहिए। शुड हैव टू का मतलब है करना ही चाहिए, किसी को, किसी व्यक्ति को कोई काम करना ही चाहिए। नेक्स्ट है विल हैव, जिसका मतलब है कर चुका होगा। विल हैव का मतलब है कर चुका होगा। क्या कर चुका होगा? काम को, किसी काम को कोई व्यक्ति कर चुका होगा। वुड बी मतलब कर रहा होगा, मतलब अभी इसी टाइम पर कोई किसी काम को कर रहा होगा। ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा वुड बी, और विल हैव फ्यूचर के लिए, आने वाले समय में कोई किसी काम को कर रहा होगा। मैंने बताया था ना आपको, विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करेंगे। शुड बी इसका मतलब है कर रहा होना चाहिए। क्या है? कर रहा होना चाहिए, मतलब कोई किसी काम को कर रहा होना चाहिए। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। फिर से विल आ गया। अब विल का मतलब तुरंत आ जाना चाहिए क्या? फ्यूचर। जहां पर भी विल आए आपके दिमाग में एक शब्द आएगा फ्यूचर नाम का, तो ये फ्यूचर में यूज होगा, करना पड़ेगा। फ्यूचर में, आने वाले समय में कोई काम आपको करना पड़ेगा। हैज हैव, हैज हैव का मतलब होता है कर चुका होगा, तो वहां पर वो मिस टाइप था। हैज हैव का मतलब है कर चुका है, वहां पर पहले होगा लिखा हुआ था तो यहां पर है आएगा। कर चुका है या फिर कर लिया है, ये है हैज हैव का मतलब। वुड हैव टू का मतलब है करना पड़ता होगा। वुड हैव टू का मतलब क्या है? करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। हैज टू और हैव टू का मतलब है किसी को कोई काम करना है, जैसे कि मुझे जाना है, तुम्हें खाना है, उसे सोना है, हमें पीना है, इस तरह से।
हैड टू का मतलब है करना था। अब जैसे हैज टू हमने प्रेजेंट में यूज किया है ना, सेम टू सेम वही सेंस पास्ट में निकालने के लिए हैड टू का यूज करते हैं, करना था या करना पड़ा। देखिए इज एम आर जिसका मतलब है कर रहा है, इज एम आर का मतलब है कर रहा है प्रेजेंट में, जैसे वह जा रहा है तो बोलते हैं ना ही इज गोइंग, तो इज का यूज कर दिया, आई एम गोइंग इसमें एम का यूज कर दिया, दे आर गोइंग तो आर का यूज कर दिया। इस तरह से वाजवर सेम टू सेम जिस तरह से इज एम आर यूज किया है उसी तरह से वाजवर यूज होगा। फर्क ये है इज एम आर प्रेजेंट का काम करता है, वाजवर पास्ट का काम करता है। विल हैव जिसका मतलब है कर चुका होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा आने वाले समय में, फ्यूचर में। हैड बीन हो चुका था, मतलब हैड बीन का मतलब क्या है, कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा हो चुका था, खत्म हो चुका था, इसका मतलब ये है पास्ट में। समझ में आ गया किस तरह से हम हैड बीन का यूज करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और हाँ बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों को जाकर जरूर चेक कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।